This is Asif GR, your accounting teacher. This video is about O-levels accounting. And we are going to discuss today heads of accounts. हेड्स ऑफ अकाउंट्स हम आज डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, कौन कौन से होते हैं। देखें, हेड्स ऑफ अकाउंट्स टोटल जो है वो 5 होते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, revenue, and the last one is expenses. ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अब वन बाय वन हम सीखते हैं कि कौन सा हेड ऑफ अकाउंट जो है उसका क्या मतलब है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको पैसे चाहिए होते हैं, फिर आपको, अगर आप एक शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको वो शॉप चाहिए, उसके अंदर फर्नीचर चाहिए, उसमें इक्विपमेंट चाहिए, उसमें फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स चाहिए, उसमें वो स्टॉक या इन्वेंट्री चाहिए जिसका आप बिज़नेस करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एसेट्स से। ये पहला हेड ऑफ अकाउंट है और एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। जो रिसोर्सेज बिजनेस ओन करता है या कंट्रोल करता है, उन रिसोर्सेज को हम एसेट्स कहते हैं। देखें, हमारे पास भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने काम पूरे करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, आपको रजिस्टर चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको कैलकुलेटर चाहिए, आपको समटाइम्स पास पेपर्स निकालने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं जो आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप ओन करते हैं, तो वो आपके एसेट्स हैं। इसी तरह से हमारी पर्सनल लाइफ में भी ज़ाहिर है हमारे पास चीज़ें होती हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे जूते हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारा घर है। ये जितनी चीज़ें हम ओन करते हैं, ये वो सारी रिसोर्सेज हैं जो ज़िंदगी गुजारने में हमें हेल्प करती हैं। तो ये हमारा एसेट्स कहलाती हैं। इसी तरह से बिज़नेस को चलाने के लिए और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस को चलाने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। उन रिसोर्सेज को एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी होती हैं देखें। हमारे पास बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, तो रिसोर्सेज हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। उनके नाम हैं करंट एसेट्स। हम एसेट्स को या रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 करंट एसेट्स और नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में फ़र्क क्या है कि जो हर रिसोर्सेज हमारे पास थोड़े टाइम के लिए होती हैं, कम टाइम के लिए हमें बेनिफिट देती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। टाइम से का थोड़े टाइम का मतलब ये है कि 12 मंथ्स तक अगर कोई चीज़ हमें बेनिफिट देती है और उसके बाद वो हमारे पास नहीं रहती, तो वो करंट एसेट कहलाती है। और उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर कोई चीज़ हमारे पास रहती है और उसका बिज़नेस में से इन या आउट नहीं होता, बिज़नेस में उसका फ़्लो नहीं होता 1 साल तक या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहला एसेट आपका कैश है, तो जो आप जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो देखें फ्लक्चुएटिंग एसेट है, मतलब वो फ्लोट करता रहेगा बिज़नेस में, इन एंड आउट उसका होता रहेगा, तो वो हमारा करंट एसेट है। अब इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है इन्वेंट्री।
नंबर 2 हमारे पास होते हैं रिसीवेबल्स। नंबर 3 हमारे पास होता है बैंक। और नंबर 4 हमारे पास होता है कैश। ये करंट एसेट्स हैं। अब वन बाय वन देखें, समझते हैं कि ये क्या होते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री इज़ स्टॉक। ये वो चीज़ है जिसका हम बिज़नेस करते हैं, यानी कि जिस चीज़ का, जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस करेंगे। अगर आप एक गारमेंट्स की दुकान खोलना चाह रहे हैं, या अगर आप एक शूज़ की दुकान खोलना चाह रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो वो बेचने के लिए जितना माल आप ख़रीदेंगे, जो सामान आपके पास होगा बेचने के लिए, द गुड्स बॉट फॉर रीसेल भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो इन्वेंट्री कहलाती है। वो हमारे पास थोड़े टाइम के लिए होती है, हम ख़रीदते हैं, फिर हम 2 4 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन में बेच देते हैं उसको, फिर दोबारा और दूसरी ख़रीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर दूसरी ख़रीद लेते हैं। तो उसका, क्योंकि इन एंड आउट बिज़नेस में एक साल में ज़्यादा पीरियड के ज़्यादा मरतबा होता है, तो वो हमारा करंट एसेट होता है इन्वेंट्री। इसी तरह से फिर रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि आप, जाहिर है, जब इन्वेंट्री बेचते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपको उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे अभी, और द कस्टमर जिसको आपने वो चीज़ बेची है, वो आपको ये प्रॉमिस करता है कि वो आपको फ्यूचर में पे कर देगा, इन नियर फ्यूचर, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो आपका रिसीवेबल हो जाता है। वो आपका एसेट है जो आपको पैसे देगा, ठीक है ना। आपने अपना एक एसेट उसको दिया, उसके बदले में अब वो बंदा आपका एसेट बन गया है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका रिसीवेबल है, वो आपको पैसे देगा। तो ये करंट एसेट होता है। क्योंकि करंट एसेट इसलिए होता है कि इसने विद इन 12 मंथ्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉ भी, और वैसे भी इसने विद इन 12 मंथ्स इसने हमें पेमेंट करनी है। और वैसे भी जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं वो हमसे माल लेते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 3 महीने बाद पेमेंट कर देते हैं, फिर और माल ले जाते हैं, फिर पेमेंट कर देते हैं, फिर और माल ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता है। उसके बाद है बैंक। बैंक हमारा करंट एसेट इसलिए है कि बैंक में हमारे पास जो पैसे होते हैं वो बार बार हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट सेल करने से वो पैसे आ रहे होते हैं, उसमें इजाफा हो रहा होता है। रिसीवेबल्स के ज़रिए पैसे आ रहे होते हैं, तो उसमें इजाफा हो रहा होता है हमारे बैंक अकाउंट में। जब हम पेमेंट्स करते हैं चीज़ों की, माल ख़रीदने के लिए, कोई एसेट्स ख़रीदने के लिए, कोई और दूसरी चीज़ एक्वायर करने के लिए, तो वो पैसे जा रहे होते हैं, तो उसमें कमी भी आ रही होती है, तो फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो इसी तरह से इस वजह से ये हमारा करंट एसेट है। इसी तरह से कैश भी है, वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, कम और ज़्यादा होता रहता है, तो वो भी हमारा करंट एसेट है। अब नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल देखें। लैंड या बिल्डिंग हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकती है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, मोटर व्हीकल है, मशीनरी है, और वगैरह वगैरह ETC। देखें, ये तो कॉमन है, जो करंट एसेट्स मैंने आपको बताएं, ये तो कॉमन है। हर ट्रेडिंग बिजनेस में ये 4 करंट एसेट्स होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। एक तो कि इनमें से किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, और दूसरा इनमें से कौन सी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो हम चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं वो हम परचेज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा एसेट होता है। और जो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक दुकान खोलनी है, लेकिन दुकान ख़रीदना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम दुकान रेंट पर ले लेते हैं, तो वो हमारा एसेट नहीं है। अगर हम दुकान रेंट पर लेते हैं, तो जो चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमें उसकी ज़रूरत है, तो वो चीज़ हम ले लेते हैं, वो हमारा एसेट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, शॉप हो सकती है, प्रेमिसेस हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकती है, यानी कि कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह। फर्नीचर डेफिनेटली चाहिए होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग का मतलब होता है ये जो लाइट्स और पंखे और जो भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग में आती है। मोटर व्हीकल चाहिए हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मशीनरी, अगर कोई चीज़ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मशीनरी चाहिए हो सकती है। तो ये सारे वो एसेट्स हैं जो आप एक बार ख़रीदते हैं, तो फिर आप इनको कई साल तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। ना इनका फ़्लो है बिज़नेस में, इन एंड आउट है इतना, और ना ये जल्दी ख़त्म होते हैं। तो इस वजह से ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। तो ये तो बात हो गई एसेट्स की, यानी कि रिसोर्सेज जो बिज़नेस में चाहिए होती हैं, जिससे बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतनी सारी रिसोर्सेज हैं
ये आपके पास आएंगी कहाँ से, इन रिसोर्सेज की सोर्स क्या होगी? तो इनकी सोर्सेज होती हैं दो, जो अगले हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल। ठीक है जी। अब ये दो सोर्सेज हैं, इनको हम कहते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइडर्स। अब वन बाय वन देखें। कैपिटल जो है, इसका क्या मतलब है? कैपिटल, सबसे सिंपल डेफिनेशन तो इसकी ये है कि इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो कैपिटल होता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय ओनर। जो रिसोर्सेज बिजनेस में जो मौजूद हैं, जो ओनर ने प्रोवाइड किए हैं, वो रिसोर्सेज जितना अमाउंट बनता है उसका, वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मेरे पास $3 लाख हैं और मैं $3 लाख से एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो $3 लाख मैंने घर से ला के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए। एक अकाउंट खुलवाया बिज़नेस के नाम का और उसमें पैसे रख दिए। अब वो बिज़नेस में आने के बाद वो हमारा एसेट बन गए, लेकिन एज अ रिकॉर्ड जो मेरा बिज़नेस का कैपिटल है वो $3 लाख है। ठीक है ना। और उससे फिर मैं उसी $3 लाख से फिर मैं ये सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो मैं ख़रीदूँगा। तो मेरा कैपिटल 3 लाख का हो गया और ये सारी मेरे पास रिसोर्सेज होंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने उस 3 लाख से परचेज़ कर ली और कुछ कैश भी रख लिया, कुछ अमाउंट बैंक में रख लिया, इन्वेंट्री ख़रीद ली, जो नॉन करंट एसेट चाहिए थे और मैं अफोर्ड कर सकता था वो ख़रीद लिए। अब पैसे हो गए ख़त्म, वो $3 लाख ख़त्म हो गए। अभी मुझे कुछ चीज़ें और फॉर एग्जांपल ख़रीदनी है। जैसे मुझे लगता है कि इन्वेंट्री जो मैंने ख़रीदी है वो बहुत थोड़ी सी है, अभी मुझे और इन्वेंट्री ख़रीदनी है। और उसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट ऐसा रह गया है जो मुझे ख़रीदना था लेकिन पैसे नहीं है, तो अब वो मैं नहीं ख़रीद सकता। तो उसके लिए फिर मुझे लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का वैसे सिंपल मतलब होता है उधार। तो लायबिलिटीज़ जो है उसकी क्या डेफिनेशन है? लायबिलिटीज़ का सिंपल मतलब उधार होता है और इसको हम कह सकते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अदर देन ओनर। ओनर के अलावा अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा बिजनेस को तो वो लायबिलिटी कहलाएगी और वो हम पर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, एक जिम्मेदारी होती है जो हमें वापस करने हैं पैसे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो उस पर जो है वो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़े उस लायबिलिटी पर जब तक वो हमारे इस्तेमाल में है। तो ये उधार है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि $3 लाख मेरे पास मौजूद थे और वो मैंने लगा दिए बिज़नेस में और ये सारे एसेट्स आ गए। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ी और पैसों की, तो मैंने $2 लाख उधार ले लिए। अब वो मैं बैंक से लोन की सूरत में भी उधार ले सकता हूँ, किसी जानने वाले से ले सकता हूँ, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता हूँ, या फिर जो मुझे एसेट चाहिए डायरेक्ट वो एसेट भी परचेज़ कर सकता हूँ उधार उन सप्लायर से और उनको ये कह दूँ कि भैया आप बाद में मुझसे पैसे ले लीजिएगा। तो उस सूरत में भी एसेट आ जाएगा बिज़नेस में और उसके अगेंस्ट वो लायबिलिटी भी रेज हो जाएगी। अब लायबिलिटी जो है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। जिस तरह हमने एसेट्स की टाइप्स पढ़ी हैं, इसी तरह से लायबिलिटी की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटी और दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी। तो इनमें फ़र्क ये है कि जिस तरह करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में आपको मैंने बताया कि टाइम पीरियड का फ़र्क है 12 मंथ्स का। अगर 12 मंथ से कम पीरियड का हो तो करंट है और अगर 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड का हो तो नॉन करंट है। इसी तरह से लायबिलिटी में भी ऐसा ही है। अगर आपको अमाउंट जो है वो दैट इज़ पेएबल within 12 months तो दैट इज करंट लायबिलिटी, और पेएबल
आफ्टर और more than 12 months, after or in more than 12 months, तो ये दो टाइप्स हैं लाइबिलिटी की भी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। जो हमें विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी होती है वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है, और जो हमें इन मोर देन 12 मंथ्स या इन मोर देन 1 ईयर जो हमें पेमेंट करनी होती है वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। इसमें वो पेबल्स वगैरह आ जाते हैं जिनसे हमने गुड्स उधार लिए हैं, या जिनसे 2 महीने 3 महीने 6 महीने के प्रॉमिस पे कोई चीज़ उधार ली है, या पैसे उधार लिए हैं, या बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, वो भी एक तरह की करंट लाइबिलिटी होती है। हम आगे चल के समझेंगे वो क्या होता है। तो वो भी हमें विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी होती है। तो वो ये सब करंट लाइबिलिटी होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमने लोन वगैरह लिया है 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, या किसी और से, किसी जानने वाले से, किसी रिश्तेदार से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट रेट तय करके फॉर मोर देन 1 ईयर हमने वो लोन वगैरह लिया है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। अब हमने ये 3 जो हेड्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ये हमने समझ लिए। अब जो लास्ट 2 हेड्स हैं ये हेड्स वो हैं जो हमने समझे हैं अभी, जिनसे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और जो बिज़नेस को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट भी इन्हीं तीनों हेड्स से होता है, और उसके बाद आगे चल के बिज़नेस को रन करने भी यही तीनों हेड्स हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो 2 हेड्स हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम बिज़नेस करते हैं, या जो हमारा पर्पज़ है। वो हमारा पर्पज़ क्या है? वो हमारा पर्पज़ होता है प्रॉफिट। मेन पर्पज़ टू स्टार्ट द बिज़नेस इज़ प्रॉफिट। अब देखें, आपने सारे नॉन करंट एसेट्स ले लिए, और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सब आपने ले लिया, आपके पास रिसोर्सेज आ गई, उसके अगेंस्ट कैपिटल भी है और लाइबिलिटी भी है। तो अब आप ज़ाहिर है ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। अब जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने गुड्स वगैरह जो खरीदे हैं उनका बेचना आप स्टार्ट करेंगे, सेल स्टार्ट करेंगे, तो आपको होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली इज इनकम ऑफ द बिजनेस। इसको हम दूसरे वर्ड्स में इनकम भी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज इनफ्लोज in the business from exchange of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो हमें इनफ्लोज आते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारी इनकम या हमारा रेवेन्यू कहलाता है। अब उसके बाद ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसी सर्विसेज परचेज करनी होती हैं जो आपको ये रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करें। जैसे हमारे पास जो एसेट्स हैं, जो नॉन करंट एसेट्स हैं, हमारा एसी है, लाइट्स हैं, पंखे हैं, ये बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चलेंगे नहीं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस परचेज करनी पड़ेगी। जैसे आपका जो स्टाफ है जो आपको चाहिए बिज़नेस में सेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनके सर्विस के बगैर भी आपका बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, तो आपको उनके सर्विसेज भी चाहिए। अगर आपके पास शॉप खुद की नहीं है तो आपको शॉप रेंट पर लेनी पड़ेगी, तो वो प्रेमिसेस की सर्विसेज भी आपको चाहिए जिसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है एक्विजिशन और परचेज ऑफ those services which help business to generate revenue। ऐसी सर्विसेज जो बिज़नेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती हैं, उनका ख़रीदना या उनके लिए पेमेंट्स करना, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज़, देखें, रेवेन्यू डज नॉट मीन कि आपको प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू इज़ जस्ट एन इंडिकेशन कि प्रॉफिट हो रहा होगा या प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंसेस। ये जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बच जाता है वो आपका रेवेन्यू है, वो आपका प्रॉफिट है। अगर पॉजिटिव वैल्यू बचती है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है, और अगर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस बराबर हैं तो ज़ीरो का प्रॉफिट होगा। और अगर जो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद माइनस की वैल्यू बचती है, जिसका मतलब है कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है। तो ये आपके सारे 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको समझने हैं और आपको याद रखना ज़रूरी है। इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें और याद कर लें। उसके बाद हम अगली जो चीज़ है जो इन 3 हेड्स ऑफ अकाउंट से मिलकर बनी है, दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज हैं बिज़नेस की, जो रिसोर्सेज हम ओन करते हैं, जो चीज़ें हमारी ओनरशिप में होती हैं, हमें बेनिफिट दे रही होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एसेट्स कहलाती हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमने बाहर से, आउटसाइडर ऑफ द बिज़नेस जो है, उससे जो पैसे लिए हमें उधार, वो हमें वापस करने हैं, और जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक हमें उसका इंटरेस्ट भी देना है, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। कैपिटल इज़ इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है, जो उसने बिज़नेस में पैसा ओनर ने खुद लगाया हुआ है जितना भी, वो सारा का सारा कैपिटल कहलाता है। रेवेन्यू इज़ जो हम सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उन सेल के बदले में जो पैसा आ रहा है हमें, वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। और इस रेवेन्यू को जनरेट करवाने के लिए जो सर्विसेज हेल्प कर रही हैं उसकी जो पेमेंट्स हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और सैलरी वगैरह, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द लेक्चर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।